एफआईआईज इंडियन इक्विटी मार्केट में इतने सालों से एक नेट सेलर क्यों है। लेकिन अगर आप ये डेटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एफआईआईज की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडियन इकोनॉमी में, वो एट एन ऑल टाइम हाई पर है। सिर्फ जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग है वहां पर वो सेल कर रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल बरकरार हैं। चलिए डेटा के साथ समझते हैं कि इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एफआईआईज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट के पीछे। सेम ऑब्जेक्टिव होता है जो आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, गांधी जी। अब हम डेटा के साथ करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं निफ्टी 50 एंड S&P 500 के जो रिटर्न्स हैं डॉलर टर्म्स, ना रुपीस नहीं, डॉलर टर्म्स में लास्ट 10 ईयर्स के 10 फरवरी तक, 2015 से 2025 तक। यहाँ पर आप देखो जो CAGR है वो यूएस की मार्केट का इंडिया की मार्केट से ज़्यादा है, और इसमें अभी तक हमने टैक्स को भी कंसिडर नहीं किया है। ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से एफआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। उनको कोई रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे, कोई प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, तो आखिर वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डेटा मैंने ओपन किया है हमारे करेंसी का, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एफआईआईज की सेलिंग पर। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रुपये है वो बहुत तेजी से डेप्रिशिएट कर रहा है। इससे मार्केट के रिटर्न्स और भी कम हो जाते हैं फॉर एफआईआईज। हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम मार्केट में इन्वेस्ट रुपीज में ही करते हैं और खर्चा भी रुपीज में ही करते हैं शेयर्स को सेल करके, तो हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट का चार्ट्स, यूएस एंड इंडिया का। जो ब्लू लाइन है वो यूएसए है और जो ग्रे लाइन है वो इंडिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक टाइम था जब ये डिफरेंस बहुत हाई था, अराउंड 6 to 7% था, बट अब धीरे धीरे ये डिफरेंस लेस देन 2% आ गया है। इसकी वजह से जो अट्रैक्टिवनेस है और ज़्यादा कम हो गई है इंडिया की, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट प्रीमियम नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था एफआईआईज को। इसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से और ज़्यादा रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। ये देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो और एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज है उनकी अर्निंग्स पे हिट आता है। तो एक डेडली स्पाइरल है, एक की वजह से दूसरा होता है, दूसरे की वजह से तीसरा होता है, तीसरे की वजह से चौथा होता है, और ये एक पूरा सर्कल है जो होता ही चला जा रहा है। तीसरे चौथे की वजह से वापस फर्स्ट पे आ जाते हो। तो इन्वेस्ट करके उनको कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं बन पा रही है एफआईआईज के लिए, कोई फेवरेबल आउटकम ही नहीं आ रहा, इसलिए वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन गवर्नमेंट एंड आरबीआई पूरी कोशिश करें कि कैसे स्पाइरल से ब्रेकआउट कर पाए। अब हमने इतना सारा नेगेटिव डेटा देख लिया, तो अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा भी देखते हैं, जो कि इंडिया की एफडीआई जर्नी $1 ट्रिलियन पे आ गई है। ये लेटेस्ट डेटा है 25 का। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में नेट सेलर्स हैं, बट जो इंडियन इकोनॉमी है वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती जा रही है एवरी ईयर, और अभी वो $1 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। ओवर द लास्ट डेकेड टोटल इनफ्लो अमाउंटेड टू 709 बिलियन, लास्ट डेकेड का। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे एफआईआईज का रिटर्न बन रहा है वहाँ पे वो भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो ऑल टाइम हाई पे है डायरेक्ट इकोनॉमी में। और जैसे कि आप देख रहे होंगे जो इतने सारे नए नए आईपीओज आते हैं, वहाँ पर जितना मेजरली ओएफएस होता है वो मोस्टली फॉरेन कंपनीज का ही रहता है। तो अपना जहाँ पर उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, टैक्स हटा के, डेप्रिसिएशन हटा के, करेंसी डेप्रिसिएशन हटा के, सारी चीज़ें हटा के, उनको जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न रिस्क प्रीमियम मिल रहा है एक इमर्जिंग इकोनॉमी का, वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई पर है। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एफआईआईज को बेवकूफ़ मत समझिए। जहाँ पर भी उनका फ़ायदा होगा वो खुद ब खुद वहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर देंगे। करंटली उनका इंडियन इक्विटी मार्केट में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनका डायरेक्टली अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने में उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? करेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एफआईआईज को वापस कैसे लाया जाए, हाउ टू गेट एफआईआईज बैक इन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग। तो जो पहला ऑप्शन होता है कंट्री के पास होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट को चेंज करना। अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं बजाय कि डिक्रीज करने के, तो उससे हमारा मार्केट और अट्रैक्टिव हो जाएगा और इन्फ्लोज आने से
करेंसी को भी हेल्प होगी। तो इससे जो पूरा स्पाइरल है ना वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। करेंसी को हेल्प होगी तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, उससे और अट्रैक्टिव हो जाएगा, उससे इम्पोर्ट्स भी सस्ते हो जाएँगे, उससे कंपनीज़ का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो पूरा स्पाइरल चेंज हो जाएगा। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे लास्ट गवर्नर थे शक्तिकांता दास जी, उनको रिमूव ही इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने रेट कट करने से मना कर दिया था और गवर्नमेंट को रेट कट चाहिए क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है कंजम्पशन का। तो अब जो न्यू गवर्नर आए हैं उन्होंने सबसे पहले डिसीजन में ही अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है और लिक्विडिटी बढ़ाने का भी डिसीजन लिया ओएमओ के थ्रू। तो अब वो इजीली इंक्रीज तो नहीं कर सकते इंटरेस्ट रेट क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि कंजम्पशन भी डाउन आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो अब हमारी लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको हम नहीं कर सकते। अब हम दूसरे ऑप्शन पे फोकस करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि मार्केट में एक अच्छा सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा क्रैश आ जाए। अब आप लोग एफआईआईज़ को सब लोग ढूँढ रहे हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, तो अगर आप रेडी हो इस ऑप्शन के लिए तो आप ज़रूर इस पे फ़ोकस करें। बेसिकली अगर एक मार्केट में अच्छा सा क्रैश आता है, ज अभी तो जो मार्केट डाउन है वो एक डिप है, उसको हम क्रैश नहीं बोल सकते, तो डिप है वो कभी भी आ सकती है। अगर मार्केट अच्छे से थोड़ा और करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे अबव अबव 20%, 30% तक करेक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो रिस्क प्रीमियम है वो एडजस्ट हो जाएगा, जो डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन है वो भी एडजस्ट हो जाएगी और जो हमारा टैक्स है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा मार्केट कि वहां से एफआई इतना अच्छा रिटर्न बना पाएंगे कि उनके लिए वर्थ इट होगा ये इसमें इन्वेस्ट करना। तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी सिनेरियो में जैसे ही उनके लिए एक प्रीमियम उनको मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के यूएस में इंडियन इक्विटी में, तो वो 1 मिनट में इन्वेस्ट करने आ जाएंगे। बट उसके लिए कंडीशंस एकदम करेक्ट होनी चाहिए और जो एक प्राइस प्रीमियम है, जो उनको रिस्क प्रीमियम मिलता है इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने का, उसका मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। अकॉर्डिंग टू मी जब तक ये दोनों कंडीशंस में से कुछ ना कुछ फुलफिल नहीं होती, तब तक एफआईआईज का बाय करने का सेंस नहीं बनता है। आप उनको बेवकूफ मत समझो कि वो बेच रहे हैं लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। आपके लिए मार्केट ऊपर जरूर जा रही है लेकिन डॉलर टर्म्स में, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि डॉलर टर्म्स में एक्चुअली मार्केट नीचे जा रही है एज कम्पेयर टू S&P 500। नीचे नहीं जा रही है, मतलब रिटर्न एस.एन.पी में ज़्यादा मिल रहा है, टैक्स भी नहीं देना पड़ता है वहाँ पे, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इन्वेस्ट करके, कोई चैरिटी तो करना नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है उनके लिए इन्वेस्ट करने का, किसी भी अभी करंट सिचुएशन में। लास्ट में सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि आप टेंशन मत लो कि एफआईआई सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा उनका मार्केट में इन्वेस्ट करने का। वो चैरिटी तो करेंगे नहीं, और जैसा कि डेटा ने बताया उनको रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे, कोई रिस्क प्रीमियम भी नहीं मिल रहा, तो कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा, उनका कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा इन्वेस्ट करने से, तो वो आखिर क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो जब तक ये सिचुएशन करेक्ट नहीं हो जाती, उनका रिटर्न उनका इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ही कम है। आप एफआईआईज़ को बिल्कुल भी बेवकूफ़ मत समझिए कि वो बेच रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। आपको ये समझना होगा कि जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक होंगी और उनके लिए जहाँ-जहाँ प्रॉफिटेबल होगा, वो खुद ही वहाँ पे एंट्री कर लेंगे।